ओम ब्राह्मणे ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्यसूरः इसभ्योवती व्याधि महारथो जायताम दोगरी धैनु बोड़ा नडवान आसु सप्तिः पुरंद्रियोसा जिष्णुरथेष्टा सभयो यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे न पर्जन्यो वस्तु फलवस्तो न औषधः पचयन्ताम योगक्षेमो न कल्पताम। ओम भूर्भुवस्सुः चतुर्वेदाय नमः। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक आदित्य शास्त्री जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनकी मेहनत और लगन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी मेहनत के साथ प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान काम नहीं है। जैसे किसी लड़की की शादी करते हैं ना, एक एक आदमी को बुलाना पड़ता है, एक एक आदमी को कई कई बार टेलीफोन करना पड़ता है, और कई बार फिर यहाँ थोड़ी बहुत अगर माला में ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो नखरे सुनना बड़ा मुश्किल होता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए आचार्य आदित्य शास्त्री जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनकी हिम्मत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी दिव्य विभूतियाँ और मेरे सामने उपस्थित दूर दराज से सभी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से आए हुए सभी देवज्ञ बंधुओं, ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिस पर अनादिकाल से और कलयुग में तो उंगलियां उठती रही हैं, और जब से ये मीडिया आया और कुछ लोग ऐसे आए जो कुतर्की लोग थे, या जब से विज्ञान का उदय हुआ, उसके बाद में ज्योतिष के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हुई। लेकिन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने इस विज्ञान को समझा, और समझने के बाद मैंने धारणा धरी कि मैं इस विज्ञान को घर घर तक लेके जाऊंगा। और सन 2000 में आस्था टीवी की शुरुआत हुई और आस्था चैनल पर मैंने इसको सिखाना शुरू किया। ये एक ऐसी पवित्र विद्या है कि अगर घर में किसी एक को आती है तो आप उस बुरे वक्त से निकल सकते हो जिस बुरे वक्त में शनि की 7.5 राहु की मादशा, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, एपिलेप्सी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों से आप संघर्ष कर रहे होते हैं और फिर कहीं इलाज नहीं होता। अगर आपको ये पता है कि हमारा जो बुरा वक्त चल रहा है, ये बुरा वक्त इतने समय तक रहेगा, तो आप अपनी हिम्मत से अपने मन को मजबूत करके, अपनी प्राण शक्ति को मजबूत करके उस बुरे वक्त को निकाल लेते हैं। ये ज्योतिष विद्या का बेनिफिट मिलता है। ये दो प्रकार का विज्ञान है, एक पराविज्ञान और एक अपराविज्ञान। पराविज्ञान जो विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं देता, और अपराविज्ञान जो दिखाई देता है। ये मोबाइल है, ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, ये कैसे काम करता है, ये दिखाई नहीं देता। हमारा जो शरीर है वो दिखाई दे रहा है, ये शरीर कैसे काम करता है, हम कहां से बोल रहे हैं, कैसे फंक्शन कर रहा है, ये विजिबल नहीं है। मैं इस माइक के थ्रू बोल रहा हूं, ये माइक आवाज को मल्टीपल कर रहा है। कैसे मल्टीपल कर रहा है, कौन सा तारों का जंजाल है इसके पीछे, वो विजिबल नहीं है लेकिन इफेक्टिव है। तो ज्योतिष कैलकुलेशन का विज्ञान है जो विजिबल है, और कैलकुलेशन के आधार पर जो आप गणना करके भविष्यवाणी करते हो वो आपका पराविज्ञान है। इसलिए इसको आप साइंस की तरह नहीं ले सकते। साइंस में भी आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो विजिबल नहीं है, इफेक्टिव है। ग्रेविटी फोर्स किसी को दिखाई नहीं देता लेकिन कैलकुलेशन उसकी होती है। मैं जब टीवी के ऊपर तर्क करता हूं वैज्ञानिकों के साथ में, जब वो ग्रहण के ऊपर बैठते हैं या कहीं कोई राशि परिवर्तन ग्रह का होता है, उस समय ये स्थिति बनती है। वो बोलते हैं नहीं, अंधविश्वास है, ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी नहीं है। जब पूर्णिमा अमावस्या आती है, जब अमावस्या आती है तो आदमी की हालत खराब होती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। और जब पूर्णिमा आती है तो ऐसा व्यक्ति फिर उस समय वायलेंट हो जाता है। उसकी जो मनोस्थिति है वो इतनी भयंकर हो जाती है, उसको लगता है कि मैं किसी का मर्डर कर दूं, हत्या कर दूं।
इसका मतलब जो हमारा मन है वो बहुत पूर्ण कलाओं पर जब आता है तो उस समय हमारे शरीर के अंदर आक्रामकता आ जाती है, और जब हमारा शरीर एकदम डिप्रेशन में आना शुरू हो जाता है तो हम अमावस्या में चले जाते हैं। अभी आपने देखा होगा दिवाली के ऊपर पिछली बार और इस बार भी, दिवाली 20 को मनाएं कि 21 को मनाएं, इनको बताने के बाद मैं अपने कुछ ज्ञान की बातों को लेकर के आऊँगा। लेकिन आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी कल को टीवी पे बैठना होगा तो बहस करनी होगी, तो आपके पास लॉजिक होने चाहिए, आपके पास तर्क होने चाहिए। मैंने कहा 20 तारीख को दिवाली मनाइए, बहुत लोगों ने विरोध किया कि नहीं 21 को मननी चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई 21 को मना लो, लेकिन 20 और 21 के दोनों के तर्कों को मैं बताना चाहता हूं। मुझे ये बता दो कि जब पूर्ण अमावस्या होती है तो उस समय पर तांत्रिकों को सिद्धियां और मंत्र सिद्ध और आप कोई भी साधना करते हैं वो सफल क्यों हो जाती है बहुत जल्दी अमावस्या के दिन? और अगर वही साधना अगर आप प्रतिपदा को करते हो तो क्यों नहीं होती है? इन दोनों के वैज्ञानिक रहस्य को हमारे ऋषियों ने उजागर किया। हमारे ऋषियों ने यह बताया कि जब मन और आत्मा एकाग्र होते हैं तो आप योग में और ध्यान में चले जाते हो, और मन और आत्मा एकाग्र अमावस्या को होते हैं, क्योंकि सूर्य के नजदीक अपनी कलाओं पर जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा 5 इंद्रियों का कारक होता है, और पांचों इंद्रिय जब पांचों प्राणों में मिलान करती हैं और जब आप मंत्र जाप करते हो तो शरीर एकाग्र हो चुका होता है, और जब शरीर एकाग्र हो चुका होता है तो जब वो साधना करना आप चाहते हो वो साधना आप आराम के साथ समाधि के अंदर चले जाते हो और आपका मंत्र सिद्ध होना लग जाता है। ये इसका वैज्ञानिक आधार होता है। मैंने कहा मित्रों जो 21 की बात कर रहे हैं 21 को भी मना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधना में दिक्कत आएगी। अमावस्या जब समाप्त होती है तो सूर्य की जो डिग्री होती है उससे चंद्रमा आगे निकलना शुरू होता है, यानी मेरे शरीर के अंदर मेरे पांचों प्राणों के साथ मेरी पांचों इंद्रियों का मिलान हो रखा है, और जब चंद्रमा यहां से बाहर निकलना शुरू होगा प्रतिपदा को तो हम उसको खींचने की कोशिश करेंगे, यानी मन आपका शरीर से भाग रहा है और हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हम साधना में बैठने की कोशिश करते हैं और मन भागना शुरू कर देता है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं, दिमाग भटकना शुरू हो जाता है। तो जब मैंने ये बातें की तो बहुत लोगों ने, पंचांग वालों ने कहा रावत जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, हमें ऋषियों की बात को समझना चाहिए। इसका मतलब ये रहा कि ये जो शरीर है ये 3 प्रकार से संचालित है। चंद्र लगन के द्वारा संचालित है, चंद्रमा 5 इंद्रियों को प्रभावित करता है, ये सूर्य लगन के द्वारा प्रभावित है तो ये पांचों प्राणों को प्रभावित करता है। पांचों प्राणों को आत्मा चलाती है, यानी सूर्य आत्मा का कारक है, वो पांचों प्राणों को प्रभावित करता है। मन जो है उसका कारक चंद्रमा होता है, चंद्रमा हमारी पांचों इंद्रियों को संचालित करता है, और ये जो पूरा शरीर है इसको हमारी जो लगन है वो प्रभावित करती है। इसलिए सुदर्शन पद्धति के अंदर चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन इनकी वैल्यू होती है। मित्रों जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि कुंडली तो अच्छी है लेकिन फल उसका मिलता नहीं। हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि बृहस्पति की दशा चल रही है, उच्च का बृहस्पति है लेकिन वो फल ही नहीं दे रहा। केंद्र के अंदर सूर्य उच्च का बैठा है, चंद्रमा भी बैठा हुआ है पावरफुल होकर के, फिर भी फल नहीं मिल रहा। चंद्रमा बृहस्पति दोनों उच्च के हैं, दशा भी चंद्रमा में बृहस्पति चल रही है लेकिन कर्ज में हो जाते हैं। आखिर ये कारण क्या है? कुंडली देखने में बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन फल उसके विपरीत जा रहे हैं, और फिर ज्योतिषी को ऐसा फील होता है यार ज्योतिष कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ज्योतिष की भविष्यवाणियां सटीक क्यों नहीं होती हैं। आज मैं इस विषय को आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग होते हैं जब आपको ये लगे कि इस व्यक्ति की दशाएं तो अच्छी चल रही हैं लेकिन ये व्यक्ति परेशान है, तो आपको योगों पर जाना चाहिए। आज मैं कुछ ऐसे योग बताना चाहता हूं कि हम जानना चाहते हैं गुरुजी ऐसी कुंडली देखो कि लड़की बड़ी भाग्यशाली मिल जाए, बहुत ही भाग्यशाली मिले।
हम ये चाहते हैं कि लड़की वाले बोलते हैं गुरुजी ऐसी कुंडली सेलेक्ट करो कि लड़का बड़ा भाग्यशाली हो। अब कुंडली के अंदर हमने अच्छे अच्छे ग्रह तो देख लिए, लेकिन बृहस्पति की दशा में ही तलाक हो जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे योगों की जानकारी देने वाला हूं। एक योग होता है महाभाष्य योग। ये योग कुंडली में देख लेना चाहिए। अगर लड़की की कुंडली में ये योग है तो लड़की बड़ी चरित्रवान होगी, लड़की बहुत वीर होगी। लड़की के आने के बाद आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी होनी शुरू हो जाएगी। और आप जिस लड़के के साथ शादी करना चाहते हैं उसके पास अगर आप आती हैं और उसकी कुंडली के अंदर भी ये योग है तो दिन दूनी रात चौगनी वो लड़का प्रोग्रेस करेगा और बहुत बड़ी उन्नति करेगा। ये योग कैसे बनता है? अगर लड़के की कुंडली है और उसका दिन का जन्म हो, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्योदय के बीच में जन्म हो, और सूर्य जो है ऊनी राशि में हो, ऊनी का मतलब होता है विषम राशि में हो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें सूर्य बैठा हो, लगन भी विषम हो और चंद्रमा भी विषम राशि में बैठा हो और दिन का जन्म हो, तो ये लड़के की कुंडली में महाभाष्य योग बन जाएगा। अब ग्रह उसके 3 नीच के भी हों और उसकी कुंडली में जान ना हो, उसके बावजूद भी वो विल क्लिंटन की तरह ऊपर आ जाएगा और बहुत पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि आपने कुंडली के अंदर ऐसे लगा कि इसके तो 3 ग्रह नीच के हैं और ये व्यक्ति तो अंबानी की टक्कर दे रहा है। मुकेश अंबानी की कुंडली बहुत पावरफुल तो नहीं है, अडानी की कुंडली बहुत पावरफुल तो नहीं है, बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री की कुंडलियां बहुत पावरफुल नहीं होती हैं। लेकिन हम हैरान होते हैं कि इतनी पावरफुल कुंडली इनकी नहीं है, उसके बावजूद इतने बड़े पदों पर कैसे पहुंच जाते हैं ये लोग। इसका मतलब आपको इस महाभाष्य योग को देखना पड़ेगा कि कई बार कुंडली कमजोर होने के बावजूद भी अगर ऐसा योग बना हुआ है और 1, 2 ग्रह 3 ग्रह भी नीच के अगर हो जाएं और ये महाभाष्य योग बना हुआ है तो वो सूर्य की तरह चमकना शुरू हो जाएगा और बहुत ऊंचाइयों को छुएगा। अब विषम की जगह सम लगन हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लगन हो, वृष लगन हो, कर्क लगन हो, कन्या लगन हो, वृश्चिक लगन हो, मकर हो और मीन हो लगन। और इस सम लगन के अंदर सम लगन हो और सम लगन के अंदर ही सूर्य बैठा हो और सम लगन में ही चंद्रमा बैठा हो और रात का जन्म हो सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य दूसरे दिन उदय तक, और फिर ऐसी लड़की आप सेलेक्ट कर लो, उसको अपने घर में लेके आओ, पुत्र वधू बना के लाओ। उसके आने के बाद लक्ष्मी अपने आप चली आएगी। वो इतनी चरित्रवान होगी, चाहे उसकी कुंडली में मंगल शुक्र बैठे हों 12वें भाव में, चाहे 7वें भाव में बैठे हो, लेकिन फिर भी वो पूजा करेगी। क्रिएटिव हो सकती है। कई बार हम बोलते हैं कि लड़की का चरित्र डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन बड़ी क्रिएटिव है। कढ़ाई में, बुनाई में, पुताई में, लिपाई में, खाने में, बनाने में। जरूरी नहीं है कि मंगल शुक्र आदमी के चरित्र को ही खराब करेंगे। मंगल शुक्र क्रिएटिव भी होते हैं। ऐसा आदमी बहुत बड़ा ज्वेलरी डिजाइनर हो सकती है, ऐसी लड़की फैशन डिजाइनर हो सकती है, खाने बनाने में मास्टर हो सकती है, और सेवा भाव, घर की सौंदर्य सफाई, ऐसे लगेगा कि एक क्लर्क के घर में चले जाओ तो ऐसे लगेगा जैसे ये अरबपति आदमी है। और अगर कुंडली अपोजिट हो तो आप किसी आईएएस के घर में चले जाओ, पीसीएस के घर में चले जाओ या किसी मिनिस्टर के घर में चले जाओ, तो भी उनके ड्राइंग रूम में उनके बच्चे पोटी कर जाते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। कई वास्तु विजिट के लिए मैं जाता हूँ बड़े बड़े अरबपतियों के घर में और हम बैठे हैं चाय के लिए, बच्चा आता है, खेलता है और आकर के वहीं पोटी कर जाता है। उनको कोई संस्कार नहीं मिलता। उनकी कुंडलियों के अंदर ऐसे योग बनते हैं। तो महाभाष्य योग यानी विषम लगन हो, चंद्रमा और सूर्य विषम में ही बैठे हों और दिन का जन्म हो, तो ऐसा लड़का दिन दूनी रात चौगनी ऊंचाइयों को छुएगा, चाहे उसकी दशा कैसी भी आ जाए। राहु की दशा भी आएगी तो भी बहुत प्रोग्रेस करेगा। फिर हम तुक्का मारते हैं, अरे राहु आपका बहुत अच्छा है, आपका राहु यहाँ बैठा है, आपका राहु वहाँ बैठा है। यानी ज्योतिषी की जब प्रेडिक्शन फेल होनी शुरू होती है तो वो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आना शुरू होता है। एक योग बहुत शानदार।
कई बार कुंडली बहुत अच्छी होती है, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति, चंद्रमा को बृहस्पति से बल मिलता है, ये सब जानते हैं आप, विद्वान हैं सारे के सारे लोग। चंद्रमा का और बृहस्पति का षडाष्टक योग हो, चंद्रमा से बृहस्पति 6-8-12 में बैठा हो तो सकट योग बनेगा। बृहस्पति भी उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है, लेकिन सकट योग बना हुआ है। बृहस्पति की दशा के अंदर आदमी के पास कर्जा हो रखा है। रोज 2-4 कुंडली ऐसी मेरे पास आ जाती हैं जिनमें ये योग बने होते हैं। मुझे बता देना संचालक महोदय टाइम का। अच्छा, सकट योग, हम ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति इतना पावरफुल है, लेकिन ये राहुल गांधी कैसे बन गया कि इतने 60 साल जिनके राज परिवार ने सत्ता संभाली हो, और वो व्यक्ति क्यों हार पे हार, हार पे हार, हार पे हार? क्योंकि कहीं बृहस्पति नीच का तो नहीं, कहीं ऐसे योग तो नहीं बने हुए कुंडलियों के अंदर। कई बार ऐसा होता है कि मान लो चंद्रमा आपके चौथे में बैठा हुआ है और चंद्रमा की पोजीशन उच्च अवस्था में है, और बाकी स्थान पर बृहस्पति बैठा है, वो भी कारक स्थान पर है और वो भी अपनी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, दशाबल लेके बैठा है, और इन दोनों की दशा में आदमी बर्बाद होना शुरू हो जाता है कि सकट योग बनता है। इसलिए चंद्रमा से बृहस्पति अगर छठे बैठा हो तो कुंडली को अवॉइड करना चाहिए। अगर लड़की की कुंडली है और चंद्रमा से छठे बृहस्पति बैठा हुआ है तो वो पति पे भारी होगी। जिस दिन से आपके घर में आ जाएगी, उल्टा पैर पड़ेगा, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और फिर हम ये बोलते हैं जब से हमारे घर में ये आई है ना, हम तो बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो गए। ये योग ऐसे हैं। एक योग होता है अधम योग, और बड़ा साधारण सा योग है, देखते ही नहीं है। मान लो मेष लगन है, ध्यान से सुनना, मेष लगन है और लगन में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है और चौथे भाव में चंद्रमा स्वराशि का बैठा है। कुंडली देखने में तो बड़ी अच्छी लगेगी कि पंचमेश उच्च होकर के बैठा है, चतुर्थे स्वराशि के अंदर बैठा हुआ है, चंद्रमा सूर्य दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन अभी 4 दिन पहले ऐसी कुंडली मेरे पास आई, मैं कहा उच्च का है, इधर भी और इधर भी बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन व्यक्ति बहुत परेशान था। परेशान कि ये अधम योग बन जाता है। अधम योग का मतलब है कि सूर्य जहां बैठा हो, सूर्य जहां बैठा हो वहां से चंद्रमा केंद्र में आ जाए, चौथे, 7वें, 10वें स्थान पर चंद्रमा आ रहा हो, तो कुंडली बड़ी पावरफुल होने के बावजूद भी उस दशाओं में आपको बड़ी परेशानी आ जाएगी। और हम ये सोच नहीं पाते कि आखिर मेरा चौथे का चंद्रमा है, मेरे लिए अच्छा फल देना चाहिए, मेरा लगन का सूर्य है, सूर्य लगन का कारक है, पंचमेश होकर के उच्च में बैठा हुआ, त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी मुझे अच्छा फल क्यों नहीं दे रहा? एक और योग बताता हूं आपको, वो है सम योग, और बड़ा कॉमन योग है, इनको हम देख नहीं पाते। ऋषि पारशर जी ने और महाराज मंत्रेश्वर महाराज ने इनको बड़ा रिसर्च किया है। सूर्य जहां बैठा हो वहां से दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो, सूर्य जहां बैठा है वहां से दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हो, वहां से 5वें भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, जहां सूर्य बैठा है। यानी सूर्य मान लो 11वें भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा आपका 12वें भाव में बैठा है। 2, 5, 8, 11 पड़फर स्थान।